नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों द हिंदू के। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एआरटी रेगुलेशन बिल से संबंधित। ये तो आर्टिकल देखो छोटा सा है, तो हम पीआरएस जहाँ पे किसी भी बिल से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो, अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से ओरिजिनल पॉइंट्स उठाएंगे और उनको डिस्कस करेंगे ताकि ये बिल जो है कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से हमारा कवर हो जाए। दूसरे नंबर पे फिर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन के बीच में डिफरेंसेस से संबंधित, और एग्रीकल्चर में सुधार लाने के लिए हम व्हाइट रेवोल्यूशन से क्या कुछ सीख सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, तीसरा जो आर्टिकल है वो हम डिस्कस करेंगे एनसीआर में पोल्यूशन की समस्या से संबंधित। बीजिंग में भी एक समय में बहुत पोल्यूशन रहा करता था, कैसे बीजिंग ने पोल्यूशन को एड्रेस किया और दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या कम नहीं हो रही है, क्या कारण है, कंपैरिजन है, डिस्कस करेंगे। कोट है आज का, चिल्ड्रन मस्ट बी टोट हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। मार्गरेट मीड ने यह बात बोली थी कि बच्चों को आप ये सिखाओ कि कैसे सोचना है, ना कि क्या सोचना है। क्या सोचना है वो आप बच्चों को सिखाओगे तो मतलब आप अपनी जो सोच है वो इंपोज कर रहे हो बच्चों के ऊपर, उनमें इनोवेशन नहीं आ पाएगी। लेकिन उनकी थॉट प्रोसेस डेवलप करने में आप उनकी हेल्प करोगे ना शुरुआत से ही, तो वो बच्चा आगे जाके बहुत अच्छा सोचेगा, वो रैशनल तरीके से सोचेगा और लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। तो ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो एथिक्स में, ऐसे में, जब भी आपको बच्चों से संबंधित कुछ लिखना हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था पिछले साल सितंबर में, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई इसी साल मार्च में, और अब जाके लोकसभा में ये जो बिल है वो पास हो गया है। पीआरएस जो वेबसाइट है ना, जहां पे सारी बिल्स से संबंधित इंफॉर्मेशन अच्छे से मिलती है, तो उसी वेबसाइट से हम इस बिल के जो बेसिक्स हैं वो कवर करते हैं। यहां से शुरुआत करते हैं। ये बिल जो है, ये देखो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सर्विसेज को हमारे देश में रेगुलेट करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यही आया होगा, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। देखो, ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए होती है। वो कपल्स जो बच्चा पैदा नहीं कर पाते, उनकी हेल्प करने के लिए ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है। बिल में देखो यहाँ पर डिफाइन भी किया जाता है वो सारी टेक्निक्स जिनमें प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए बॉडी से बाहर स्पर्म जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं और उस साइड जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, इन रिप्रोडक्टिव सेल्स को ह्यूमन बॉडी के बाहर हैंडल किया जाता है, या फिर गैमिट को और एम्ब्रोयो को आउटसाइड से वुमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंसर्ट किया जाता है। तो ये सारी टेक्निक्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर एआरटी सर्विसेज में गैमेट डोनेशन, जैसे कि स्पर्म या फिर oocyte डोनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसमें कि एग को लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, या फिर सरोगेसी, ये सब एग्जाम्पल हैं एआरटी सर्विसेज के। अब देखो, एआरटी क्लिनिक्स एआरटी सर्विस ऑफर करती हैं, ट्रीटमेंट ऑफर करती हैं, और एआरटी जो बैंक्स होते हैं वहाँ पे गैमेट्स को यानी स्पर्म्स या फिर oocytes को स्टोर करके रखा जाता है, वहाँ से उनकी सप्लाई होती है। तो हमारे देश में ना एआरटी क्लिनिक्स और एआरटी बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए ही ये बिल आया है। समझ गए? अंधाधुंध एआरटी क्लिनिक्स खुली हुई हैं जो मनमर्जी पैसे वसूलती हैं, बहुत कई बार कपल्स का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये बिल आया है। वैसे देखो, इंडिया जो है इस मामले में ग्लोबल फर्टिलिटी सेंटर इमर्ज होकर आया है, मतलब विदेशों से भी कपल्स इंडिया में आते हैं एआरटी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। पहले तो देखो 2019 में ना एक सरोगेसी बिल आया था, तो जब वो सिलेक्ट कमेटी के पास गया ना, तो सिलेक्ट कमेटी ने बोला सरोगेसी बिल से तो पहले आप एआरटी बिल लेके आओ, उनको रेगुलेट करना जरूरी है, उसके बाद सरोगेसी बिल आप लेके आओ। तो सरकार अब ये एआरटी रेगुलेशन बिल 2020 लेकर आई है, मतलब आ तो पहले ही गया था, अब ये लोकसभा में पास हुआ है। तो बिल के दूसरे प्रोविजंस अब हम डिस्कस करते हैं। बिल में कहा गया है हर एक एआरटी क्लिनिक या फिर एआरटी जो बैंक है जहां पे गेमेट्स को स्टोर करके रखा जाता है,
उनको नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करवाना जरूरी है। एक नेशनल रजिस्ट्री इस्टेब्लिश की जाएगी बिल के अंतर्गत, और वो नेशनल रजिस्ट्री देखो इस प्रकार की एआरटी क्लिनिक्स के लिए एक सेंट्रल डेटाबेस का काम करेगी। मतलब जो भी हमारे देश में एआरटी क्लिनिक या फिर बैंक्स हैं उनका डेटाबेस सेंट्रल डेटाबेस में होगा। स्टेट गवर्नमेंट्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज अपॉइंट करेंगी ताकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है इस प्रकार की एआरटी क्लिनिक्स का फैसिलिटेट किया जा सके। और ऐसा नहीं कि हर एक एआरटी क्लिनिक या फिर एआरटी बैंक को रजिस्टर करवा लिया जाएगा। देखो वो एआरटी क्लिनिक या फिर एआरटी बैंक्स हैं जो कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, जहां पे स्पेशलाइज्ड मैन पावर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज अच्छी हैं, मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले एआरटी क्लिनिक्स और बैंक्स को ही रजिस्टर करवाया जाएगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये 5 सालों तक वैलिड होगा और हर 5 साल बाद इसे रिन्यू करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन देखो कैंसिल भी किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है अगर कोई एआरटी क्लिनिक या फिर बैंक जो है वो बिल के प्रोविजंस का वायलेशन करता है। नेक्स्ट प्रोविजन ये है बिल में, जो गैमेट डोनर्स हैं, मतलब कोई महिला या फिर पुरुष जो अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स को डोनेट कर रहा है, सेक्स सेल्स जिन्हें कहा जाता है, उनकी स्क्रीनिंग, गैमेट्स को कलेक्ट करना, उनको स्टोर करके रखना, ये सब चीजें देखो सिर्फ एक रजिस्टर्ड एआरटी बैंक के द्वारा किया जा सकता है। अनरजिस्टर्ड एआरटी बैंक के द्वारा गैमेट डोनर्स की स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। और एक एआरटी बैंक जो है वो पुरुष जिनकी एज 21 से 55 साल के बीच में है उनसे सीमन जो है हासिल कर सकते हैं, और वो महिलाएं जिनकी एज 23 से 35 के बीच में है उन महिलाओं से oocytes ऑब्टेन किया जा सकता है। और देखो जो oocyte डोनर महिला है वो मैरिड होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस महिला का डाइवोर्स हो गया वो एलिजिबल नहीं है, मतलब कम से कम एक बार शादी जरूर होनी चाहिए और उस महिला का एक कम से कम जिंदा बच्चा जरूर होना चाहिए जिसकी एज कम से कम 3 साल हो। तो ऐसी महिलाएं जो हैं वो oocyte डोनर कर सकती हैं। और एक महिला अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार oocyte डोनेट कर सकती हैं। और देखो कोई भी एआरटी बैंक किसी एक डोनर के गैमेट्स को एक से अधिक कमीशनिंग कपल को नहीं दे सकता। कमीशनिंग कपल मतलब वो कपल जो एआरटी सर्विसेज अवेल कर रहा है। नेक्स्ट प्रोविजन देखो, ये जो एआरटी प्रोसीजर है ना ये तभी स्टार्ट होंगे जब रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट होगी दोनों पार्टीज की। एक तो वो पार्टी जो एआरटी सर्विसेज अवेल कर रहा है, मतलब वो कपल जो बच्चा चाहता है, दूसरी तरफ डोनर जो अपने सेल्स को डोनेट कर रहा है। तो दोनों पार्टीज की रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बाद ही एआरटी प्रोसीजर स्टार्ट होगा। वो पार्टी जो एआरटी सर्विसेज अवेल कर रही है, यानी वो कपल जो बच्चा चाहती है, उनको देखो इंश्योरेंस करवाना होगा oocyte डोनर का। मतलब कि देखो वो महिला जो अपना oocyte डोनेट कर रही हैं, कल को उनको कोई नुकसान हो जाता है, डोनर की डेथ हो जाती है, तो इसलिए कमीशनिंग कपल को oocyte डोनर के पक्ष में सर्टेन अमाउंट का इंश्योरेंस करवाना होगा। क्लिनिक जो है वो सेक्स सिलेक्टिव एआरटी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकती। मतलब ऐसा नहीं कि लड़का चाहिए लड़की चाहिए, ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रोविज़न बिल जो है ये प्रोविज़न करता है कि बाहर से जब एम्ब्रियो को महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इम्प्लांट किया जाता है तो उससे पहले एम्ब्रियो की जांच कर ली जाए क्या कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है। नेक्स्ट प्रोविज़न देखो, वो बच्चा जिसका जन्म एआरटी सर्विसेज के थ्रू हुआ है वो कमीशनिंग कपल का बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा। मतलब एक बार किसी ने अपना उस महिला ने oocyte डोनेट कर दिया या फिर मैन ने अपना सीमेन डोनेट कर दिया तो बाद में ऐसा नहीं कि हाँ ये तो मेरा बच्चा है। जो कमीशनिंग कपल है जो एआरटी सर्विसेज अवेल कर रहा है वही बायोलॉजिकल माता पिता होंगे उस बच्चे के जिसका जन्म एआरटी सर्विसेज से हुआ है। डोनर का कोई भी पेरेंटल राइट नहीं होगा बच्चे के ऊपर। नेक्स्ट प्रोविजन नेशनल और स्टेट बोर्ड से इस्टेब्लिश किए जाएंगे। बिल में प्रोविजन ये है, देखो जो बोर्ड सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 के तहत इस्टेब्लिश किए जाएंगे वही एआरटी सर्विसेज को रेगुलेट करने का भी काम करेंगे। नेशनल लेवल पे जो बोर्ड इस्टेब्लिश होगा उसका काम ये सब होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना
ART रिलेटेड पॉलिसी मैटर्स पर, इसके अलावा बिल के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, रिव्यू करना। नेक्स्ट पॉइंट, जो ART क्लिनिक्स या फिर ART बैंक्स हैं उनका कंडक्ट कैसा हो, इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट को फॉर्मुलेट करना। नेक्स्ट, बिल के अंदर जो भी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी, जो भी बॉडी इस्टेब्लिश की जाएंगी इस बिल के अंतर्गत, उनको सुपरवाइज करना। तो ये सब काम होंगे नेशनल बोर्ड के। अब बारी आती है स्टेट बोर्ड की। स्टेट बोर्ड्स का क्या काम होगा? नेशनल बोर्ड के द्वारा जो भी पॉलिसीज या फिर रिकमेंडेशंस दी जाएंगी उनके इन्फोर्समेंट को कोऑर्डिनेट करवाना, ये काम होगा स्टेट बोर्ड्स का। अब सबसे लास्ट में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का प्रोविजन है कि अगर ART के थ्रू जो बच्चे का जन्म होता है उसे छोड़ दिया जाता है, उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, अगर ह्यूमन एम्ब्रॉयज या फिर गैमिट्स को इंपोर्ट किया जाता है, उनकी ट्रेडिंग होती है, बेचा या फिर खरीदा जाता है, बिचौलियों का सहारा लिया जाता है डोनर्स को ऑब्टेन करने के लिए, कमीशनिंग कपल यानी वो कपल जो सर्विसेज अवेल कर रहा है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, या फिर गैमिट डोनर को एक्सप्लॉइट किया जाता है किसी भी फॉर्म में, या फिर ह्यूमन एम्ब्रॉयो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मेल में या फिर एनिमल में, जो कि नेचर के अगेंस्ट है। तो ये सब अपराध हैं इस बिल के प्रोविजंस के अनुसार। फाइन कितना होगा? 5 से 10 लाख के बीच में अगर पहली बार गलती की जाती है, लेकिन बार बार अगर वायलेशन किया जाएगा बिल के प्रोविजंस का तो फिर 8 से 12 साल तक के बीच की सज़ा हो सकती है और फाइन होगा 10 से 20 लाख के बीच में। और कोई क्लिनिक अगर एडवर्टाइजमेंट करता है सेक्स सिलेक्टिव ART का, मतलब आपको बच्चा लड़का चाहिए लड़की चाहिए, इस प्रकार की सर्विसेज की अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसको 5 से 10 साल के बीच में सज़ा हो सकती है। फाइन होगा 10 लाख से 25 लाख के बीच में। लेकिन एक खास बात यह है, कोई भी कोर्ट जो है ना वो इस बिल के अंदर जो ऑफेंस है ना उनका संज्ञान नहीं ले सकती। जब नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे बोर्ड जो हैं या फिर इन बोर्ड्स के द्वारा जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है ना ये शिकायत करेंगे तभी कोर्ट इस बिल के वायलेशन पर मामले का संज्ञान ले सकती हैं। तो ये हमने डिटेल से इस बिल के प्रोविजंस के बारे में डिस्कस किया। अब थोड़ा सा इस बिल का क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, बिल के जो प्रोविजंस हैं ना नो डाउट अच्छे हैं। काफ़ी समय से ये बिल पेंडिंग था, अब जाके लोकसभा में पास हुआ है। और जो सरोगेसी बिल है ना वो भी पार्लियामेंट से पूरी तरह से पास नहीं हुआ है, मतलब एक्ट नहीं बना है। सरोगेसी बिल भी लोकसभा से तो पास हो गया है, राज्यसभा में पेंडिंग है। तो ये बिल भी अब लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में अब जाएगा। तो दोनों बिल्स को राज्यसभा में साथ लेके डिस्कस किया जाएगा। अच्छी चीज़ है, दोनों बिल्स जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन ना एक चीज़ जिसको लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है इस बिल का, ये बिल ना सिंगल मैन और LGBT जो कम्युनिटी है ना इनको एक्सक्लूड कर देता है। सिंगल मैन ART सर्विसेज नहीं अवेल कर सकता और LGBT कम्युनिटी वाले जो लोग हैं वो भी ART सर्विसेज अवेल नहीं कर सकते। सरकार का कहना है ये बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट का सवाल है, इस वजह से सिंगल मैन और LGBT कम्युनिटी को अलग रखा गया है, एक्सक्लूड किया गया है ये जो ART सर्विसेज हैं उनको अवेल करने में। आर्टिकल में ये भी बोला जाता है, देखो सिंगल मैन को भी पिता बनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा 2017 के एडॉप्शन रूल्स के अकॉर्डिंग सिंगल मैन जो है वो बच्चे को अडॉप्ट भी नहीं कर सकते और इवन LGBT कम्युनिटी जो है उनको भी पिता बनने का, माता बनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। लेकिन दोनों को इस बिल के प्रोविजंस से बाहर रख दिया गया है। तो इस मामले में ये जो बिल है वो रिग्रेसिव है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन के बीच कंपैरिजन से संबंधित है। और अगर हम वाइट रेवोल्यूशन जैसी सक्सेस एग्रीकल्चर में भी लाना चाहते हैं तो हम कौन कौन से लेसन्स सीख सकते हैं। देखो 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन, जिन्हें मिल्क रेवोल्यूशन का यानी वाइट रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है, उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। दूसरी तरफ 26 नवंबर को ही दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान जमा हैं 3 फार्म बिल्स की वापसी के लिए, मतलब बिल तो वापस हो चुके हैं, उनको भी 1 साल पूरा हुआ। तो दोनों के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन दोनों के बीच में कंपैरिजन राइटर के द्वारा किया जाता है। वाइट रेवोल्यूशन जो था वो देखो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका फोकस फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना था। छोटे छोटे किसान गुजरात में, मतलब शुरुआत में तो
ये कंसेप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला ये गुजरात में आया, बाकी उसके बाद पूरे देश में फैला। तो वाइट रेवोल्यूशन में फोकस स्मॉल फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना था, ना कि मिल्क के आउटपुट को इंक्रीज करना। लेकिन दूसरी तरफ देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन का फोकस फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना था। तो आप बोल सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो एक टेक्नोक्रेटिक प्रोजेक्ट था, जबकि वाइट रेवोल्यूशन जो था वो देखो एक सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट था। ये फर्क है दोनों के बीच में। अब देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल और त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल, इन दोनों को पता था अगर वाइट रेवोल्यूशन लानी है, कोऑपरेटिव मूवमेंट लानी है दूध के मामले में, तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। तो वो वर्गीज कुरियन को लेके आए, इनके पास विजन था, बोल रहे थे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कि इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला मॉडल सफल नहीं होगा। लेकिन जैसा हमने कल परसों एक आर्टिकल डिस्कस किया था, स्किम्ड मिल्क वाली जो टेक्नोलॉजी है वो अमूल लेके आया, और उस टेक्नोलॉजी की सहायता से, मतलब उसके बाद भी और नई नई इनोवेशन आई। अमूल जो था वो एक ऐसा ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में इमर्ज होकर आया, जो बड़ी बड़ी एमएनसी से मुकाबला कर पाया। फोकस क्योंकि देखो इस बात पे था कि फार्मर्स की इनकम को कैसे इंक्रीज किया जाए। लेकिन यही गलती की ग्रीन रेवोल्यूशन ने। ग्रीन रेवोल्यूशन में फोकस था आउटपुट को इंक्रीज करने पर। फार्म्स जो थे, यानी खेत जो थे, वो एक प्रकार से फैक्ट्रीज बन गए। फैक्ट्रीज में देखो, आपको पता है इकोनॉमी ऑफ स्केल लाने के लिए एक ही प्रोडक्ट को बड़ी संख्या में प्रोड्यूस किया जाता है। वही चीज हुई ग्रीन रेवोल्यूशन में। पहले वो किसान जो अलग अलग फसलों को उगाते थे, वो एक ही फसल पर ध्यान देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, यानी मोनोक्रॉपिंग जो है वो प्रैक्टिस करने लगे किसान, क्योंकि उनको लगता था कि एक ही फसल पे ध्यान देंगे तो आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज होगी, हमें ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा आउटपुट इंक्रीज करने के लिए सस्ती मात्रा में बड़ी संख्या में इनपुट्स प्रोड्यूस होने लगे, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्रियां भी लगी। उस समय बड़े बड़े डैम्स और इरिगेशन सिस्टम इस्टेब्लिश हुए ताकि बड़े स्केल पे किसानों को पानी पहुंचाया जा सके इरिगेशन के लिए। तो ये सब चीज़ें हुई। अब देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन में जैसा हमने डिस्कस किया, फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पर था। अब जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है खेतों में, वो ये नहीं सोच रहे कि मजदूरों के हित कहाँ है, उनको बस इस बात से मतलब है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, हम खेत की जो प्रोडक्टिविटी है, वो पैदावार है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखो, आपको पता है मॉडर्न फैक्ट्रीज में क्या होता है, मजदूरों को रिप्लेस कर दिया जाता है मशीनों से, क्योंकि मजदूर की जो प्रोडक्टिविटी है उसकी तो एक लिमिट होती है, और मशीन आपको पता है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकती है। तो जहाँ पे मैनुअल काम होता है, मॉडर्न समय में उन सभी कामों को मशीनों से रिप्लेस किया जा रहा है। बट देखो, जब ऐसा होता है ना, तो प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो जाती है, और हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को फायदा हो जिन्होंने खेतों में पैसा इन्वेस्ट किया है। लेकिन व्हाट अबाउट पीजेंट्स? इसी प्रकार से मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स की जो अप्रोच है वो इस्तेमाल की गई सोवियत यूनियन में एग्रीकल्चर आउटपुट को इंप्रूव करने के लिए, और यूएस में भी यही अप्रोच अपनाई गई। रिजल्ट भी अच्छे सामने आए। लेकिन सोवियत यूनियन में क्या हुआ, पीजेंट्स पूरी तरह से वाइप आउट हो गए, मतलब खत्म हो गए पीजेंट्स। और यूएसए में भी इस प्रकार से मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स के इस्तेमाल करने से जो छोटे छोटे किसान थे ना, वो बिल्कुल ही खत्म हो गए। बट व्हाइट रेवोल्यूशन में ये गलती नहीं हुई। व्हाइट रेवोल्यूशन में जो गवर्नेंस रही वो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, गवर्न बाय द पीपल जैसी रही। ये अप्रोच रही, इसी वजह से फोकस फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करने पर था। तभी जहां एक तरफ ग्रीन रेवोल्यूशन में साइड इफेक्ट्स भी सामने आए, सोइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई, और उसके अलावा जो वाटर टेबल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। लेकिन वाइट रेवोल्यूशन में ऐसे साइड इफेक्ट्स जो हैं वो नहीं सामने आए। अब इसके बाद देखो, राइटर 3-4 सजेशंस देते हैं, क्योंकि जो कृषि कानून है वो तो वापस हो चुके हैं। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी किसानों की इनकम को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि व्हाइट रेवोल्यूशन से हमें 3-4 चीज़ें सीखने की आवश्यकता है। पहली चीज़, जो भी एग्रीकल्चर में आप करो ना, गवर्नेंस जैसी भी हो एग्रीकल्चर की, उसमें इंक्लूजन एंड इक्विटी पे ध्यान दो। इक्विटी मतलब ऐसा नहीं कि जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने एग्रीकल्चर फार्म्स में इन्वेस्ट किया है सिर्फ उस पर ध्यान हो कि हाँ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। जो खेतों में मजदूर काम करते हैं, वर्कर हैं या फिर छोटे छोटे किसान हैं, उनकी इनकम को इंक्रीज करने पर फोकस होना चाहिए, ना कि इन्वेस्टर्स की इनकम को इंक्रीज करने पर या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पर।
दूसरा सजेशन, देखो एग्रीकल्चर में आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है ना, तो सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको लाना है तो टाइम लगेगा। ये पूरी प्रोसेस होती है एवोल्यूशन की। अगर रेडिकल आप चेंज लेके आओगे ना तो फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह इसमें फिर साइड इफेक्ट सामने आएंगे। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में रातों रात चेंज लाया गया था, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होने लगा था, एमएसपी सरकार ने दे दिया था, मतलब वाइड स्प्रेड चेंजेस आए थे उस समय, तो उसके फिर साइड इफेक्ट सामने आए। तो उसी प्रकार से अगर आपको एग्रीकल्चर में सुधार लाना है ना, सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो ये पूरी प्रोसेस होगी, पूरा एवोल्यूशन होगा इसका। इसके बाद तीसरी चीज, आप लोकल सिस्टम पर ध्यान दो ना कि ग्लोबल स्केल सॉल्यूशंस पर। देखो लोकल इन्वायरमेंट में जो वर्कर्स काम करते हैं ना, इवन चौथा पॉइंट भी इससे जुड़ा हुआ है कि साइंस जो यूज हो वो प्रैक्टिकल हो। जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स काम करते हैं ना, कई बार उनसे भी साइंटिस्ट को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पॉइंट ये है, साइंस जो इस्तेमाल होना एग्रीकल्चर में सुधार लाने के लिए वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। वो ग्राउंड पे जो लोग काम करते हैं ना, उनके द्वारा इस्तेमाल करने लायक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट्स ने साइंस बना दी सिर्फ नाम के लिए, दूसरे एक्सपर्ट्स को कन्विंस कराने के लिए, और ग्राउंड पे वो यूज ही नहीं हो पा रही है, ऐसा नहीं। जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हो वो भी लोकल होने चाहिए, और जो साइंस इस्तेमाल हो वो भी यूजेबल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। क्वेश्चन आ सकता है, देख लीजिए, ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन को सफल बनाया लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के साइड इफेक्ट सामने आए। तो चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एनसीआर में पोल्यूशन कंट्रोल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। काफ़ी दिनों से पोल्यूशन है दिल्ली में, आपने देखा होगा, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खूब सुनाई, दिल्ली सरकार को बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया तुम क्या करते हो, इतना कुछ तुम बोल रहे हो कि हम कर रहे हैं, तो पोल्यूशन की समस्या ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? मतलब रिजल्ट तो आ नहीं रहा, आप बोलते तो बहुत कुछ, हमने ये कर दिया वो कर दिया। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी काफ़ी कुछ सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आज इस आर्टिकल में ना बीजिंग से कंपेयर किया जाता है। बीजिंग और दिल्ली दोनों की पॉपुलेशन सेम सी है, लेकिन बीजिंग को तो कभी पोल्यूटिंग यूनिट्स को नहीं बंद करना पड़ा, कार ओनरशिप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ा, ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ा। लेकिन दिल्ली में कितनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, आपको पता है। तो पहली चीज़ राइटर बोलते हैं अप्रोच में डिफरेंस है। चाहे देखो न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, बीजिंग हो, यहाँ पर ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेस ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली में आप देखोगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसके लिए स्पेस ज़्यादा है। तो गलती कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में जो भी एजेंसीज हैं, सरकार है, म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, जो भी एजेंसीज हैं। जैसे देखो कंपैरिजन संबंधित फिगर्स दिए जाते हैं। बीजिंग में 550 किलोमीटर से ज़्यादा की लेंथ की मेट्रो है, जो कि दिल्ली मेट्रो से जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। प्लान है इसको 1000 किलोमीटर तक ले जाने का। बीजिंग में 30,000 लो फ्लोर बसेस हैं, जो कि दिल्ली से 8 गुना ज़्यादा हैं। 72% जो ट्रैवल है चाइना में वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कंप्लीट किया जाता है, एज कंपेरिजन टू 37% इन जापान। यूरोप में सिर्फ 17% और यूएस में सिर्फ 10%, और हमारे इंडिया के आंकड़े नहीं हैं। तीसरा, बीजिंग में देखो लोकल अप्रोच अपनाई गई पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तो फोकस कर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो लोग ज़्यादा जाएंगे तो एमिशन डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल सड़कों पर कम चलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज पोल्यूशन करती हैं, तो लोकल लेवल पे उसका समाधान निकाला गया। जो इंटरेस्टेड थे उनको बोला गया कि हम आपको सब्सिडी देंगे, इंसेंटिव देंगे, आप अपने जो इक्विपमेंट्स हैं वो चेंज कर लीजिए। और जो फैक्ट्रीज जो यूनिट्स नहीं मान रही थी, फिर उनके ऊपर फीस लगाई गई। उसी फीस का फिर इस्तेमाल किया गया फर्दर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं ना, उनके बीच में भी बीजिंग में अच्छा कोऑर्डिनेशन था। जैसे लोकल लेवल पे जो बॉडीज़ हैं वो समय समय पे अच्छे से इंस्पेक्ट करती हैं, कोई सीरियस केस हो तो उनको स्टेट गवर्नमेंट के पास ले जाया जाता है। लेकिन इंडिया में तो आपको पता है, दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, कि एजेंसीज आपस में लड़ती रहती हैं। दिल्ली सरकार म्यूनसिपल बॉडीज़ पे आरोप लगाती हैं, जहाँ पे अलग पार्टी सत्ता में है। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपस में इस इशू को लेके टकराव देखने को मिलता है। तो ऐसा बीजिंग में देखने को नहीं मिलता। एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे उन्होंने फोकस किया, लोकलाइज्ड अप्रोच अपनाई, तब जाके रिजल्ट ये निकला कि बीजिंग में जो पोल्यूशन की समस्या है आज के समय में कंट्रोल है। एक समय में काफ़ी विकराल थी, लेकिन आज दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या ज्यों की त्यों बरकरार है। तो इनोवेटिव सॉल्यूशन लोकल कंडीशंस को देखते हुए
दिल्ली में जो भी एजेंसीज हैं उनको लेके आना पड़ेगा और आपस में उनके बीच परस्पर सहयोग जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये हमने कुछ कंपैरिजन किया थोड़ा बहुत दिल्ली और बीजिंग के बीच में। मतलब इतने ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं थे, 2-3 पॉइंट्स जो निकल के आते हैं वो हमने डिस्कस किए। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।